नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल वेब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम KCET SI 01 में जो भारतीय इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। KCET यानी कि कलाम चैरिटी टेस्ट जो SI वालों के लिए 27 मई को हुआ था, उसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करें। इससे पहले जो साथी लोग अभी लाइव इस सेशन को देख रहे हैं या लाइव के बाद में जब भी उन्हें मौका मिल रहा है और वो अभी घर बैठे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कलाम चैरिटी टेस्ट है, इसमें अपने आप को आप भागीदार बनाइए। कलाम चैरिटी टेस्ट के माध्यम से जो 100 रुपये की फ़ीस है, इससे जितनी भी राशि आएगी वो पूरी राशि कोरोना पीड़ितों को विभिन्न माध्यमों से जो मदद दी जा रही है उन मदद में खर्च की जाएगी। तो आप घर बैठे अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक भला कार्य भी कर सकते हैं, एक मानवीय कार्य भी कर सकते हैं। तो इस मानवीय पहल में KCET 4 एग्ज़ामों के 4 टेस्ट ले रही है। 4 एग्ज़ाम कौन से हैं? RS, SI, पटवार और रीट। इनके 4 टेस्ट होंगे। एक टेस्ट हो चुके हैं और फिर जून महीने के अंदर बाकी के 3 टेस्ट होंगे। इन सभी की 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो कोरोना पीड़ित जो लोग हैं या उनके खर्चे में जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और इन 4 एग्ज़ामों की तैयारी करने वाले आपके जितने भी साथी हैं उनको बताएं कि आप चाहे टेस्ट 1, 2 या चारों टेस्ट दो, उसके माध्यम से अपना मूल्यांकन करो। चाहे आप लाइव टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो बाद में भी आप टेस्ट दे के अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन इस मुहिम से जुड़िए ज़रूर, ताकि क्या पता आपका ये एक छोटा सा अंश किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए और किसी की जान भी बचा ले। आज हम राजस्थान SI का जो आपका पेपर हुआ था उसमें इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए आपको ये बता दें साथियों, 100 क्वेश्चन का जो राजस्थान SI का पेपर आता है उसमें इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट, कल्चर एंड राजस्थान इतिहास को मिला के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें इंडियन हिस्ट्री का वेटेज कम होता है, राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति का थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, यानी कि 1/3 इंडियन हिस्ट्री होती है और 2/3 2/3 है वो राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति का होता है। तो यहाँ आज हम 5 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। KCET SI 01 के अंदर पहला क्वेश्चन जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड था वो ये था कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से नामपट्टी का अभिलेख मिलता है। नामपट्टी का अभिलेख का मतलब है कि एक अभिलेख जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, नामपट्टी का अभिलेख। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसकी चर्चा किस सिंधु कालीन स्थल से या हड़प्पा स्थल से मिलती है? ये यानी कि रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से मिलता है? राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, आमरी। आमरी आपको बता दूं प्राक हड़प्पा स्थल है। प्राक हड़प्पा स्थल यानी कि हड़प्पा के उद्भव से पहले का है। बहुत ज़्यादा सिंधु घाटी के स्थल, सिंधु नदी के किनारे स्थित ये स्थल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अगर हम बात करें साथियों कालीबंगा से, तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित एक स्थल है। पहली बात। अगर हम इसकी बात करें इसकी खोज, तो साथियों इसकी खोज है वो 1953 में 1953 के अंदर एक शख्स हुए जिनका नाम था अमलानंद घोष, उन्होंने की है। और अगर इसके उत्खनन की बात करें साथियों, क्योंकि ये राजस्थान का, इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, तो इसका उत्खनन 1961 में हुआ। ये ध्यान रखना, खोज अलग बात है, उसकी खुदाई करना अलग बात है। तो खुदाई 2 लोगों ने की है, एक का नाम है BK लाल और BK लाल और एक है BB थापर। एक बार देख लेंगे, ये 2 शख्स हैं जिन्होंने मिलकर इस स्थल की खुदाई की है। साथियों आपको ये ध्यान रखना, BK थापर और BB लाल आएगा। इसको एक बार थोड़ा सा संशोधित कर लो आप कि ये जो 2 नाम हैं BB लाल एंड BK थाकर, इन दोनों के प्रयासों से ये खुदा। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिली वो थी साथियों दोहरा जूता खेत। दोहरा जूता खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। अब हम कर लेते हैं राखीगढ़ी की बात। ये साथियों हिसार जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर जो जिला पड़ता है उसके अंदर ये एक स्थल है और ये राखीगढ़ी से
ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की हुई ईंटों के साक्ष्य। साथ ही साथ ये भारत के अंदर, भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। इसके बाद में जस्ट इससे छोटा धोलावीरा है, सैंधव स्थल है। ये इसकी खूबी है। तो हमारा राइट आंसर अपने आप ही हमारे डिस्कशन से निकल के आ जाएगा साथियों कि धोलावीरा है, जहाँ से नामपट्टी का अभिलेख मिला है। धोलावीरा की हम चर्चा करें साथियों, तो धोलावीरा की खोज 1967 में हुई है। इसकी खोज 1967 के अंदर, 67-68 के अंदर जगपति जोशी ने की है, जगपति जोशी। और बाद में इसका उत्खनन हुआ है, गुजरात के अंदर स्थित है ये स्थल साथियों। और इसका उत्खनन करवाया, उनका नाम है रविंदर सिंह बिष्ट, और इसका उत्खनन 1991 में हुआ है। आपको बता दें ये एक ऐसा स्थल है जो राखी गढ़ी के बाद सबसे बड़ा तो है ही है। यहाँ पे एक खेल स्टेडियम भी मिला है, खेल स्टेडियम में मिला है। और बाकी हड़प्पा स्थल दुर्ग और नगर 2 ही भागों में है, जबकि ये 3 भागों में बंटा हुआ है, 3 भागों में बंटा है, भागों में विभाजित है। ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। साथ ही साथ यहाँ पे उन्नत तरीके की, उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। और यहाँ पे एक शाइन बोर्ड भी है, शाइन बोर्ड। ये शाइन बोर्ड ही नामपट्टी का है, कहीं कहीं जगह ये लिखा हुआ आ जाए तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। मानर और मानसर नदियों के बीच में स्थित ये धोलावीरा नगर था, भारत का सबसे उन्नत स्थल माना जाता था। और 2015-16 तक यही सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। लेकिन अब खुदाई के बाद जो वर्तमान साक्ष्य हैं उनमें सबसे बड़ा राखी गढ़ी, उसके बाद धोलावीरा, बाकी के ये नगर है। राजस्थान एसआई के अंदर हड़प्पा सभ्यता से या फिर वैदिक संस्कृति से, प्राचीन भारत से जब सवाल पूछे जाएंगे तो ये संभावना ज़्यादा बनती है कि वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति और या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो आशा है कि ये आपके क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गुप्त काल में प्रचलित विष्टि क्या था? विष्टि क्या था? देखिए, गुप्त काल भारत के अंदर क्लासिकल जो गोल्डन एज है वो भी माना जाता है। यहाँ पे कला, साहित्य, विज्ञान के साथ साथ बाकी अन्य क्षेत्रों के अंदर, स्थापत्य के अंदर बहुत सारी उन्नति हुई थी, इसलिए इसको भारत का गोल्डन फेज भी बोला जाता है। ये भारत का स्वर्णिम काल कहलाता है, गोल्डन एज। ये आपको याद रखना है। यहाँ हम ये देख लेते हैं विष्टि का आशय हालांकि गुप्त साक्ष्यों के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन वाकाटक अभिलेख जो इनके समकालीन थे उन अभिलेखों में प्लस एक ग्रंथ है जिसका नाम है कामसूत्र, कामंदक का कामसूत्र। उस कामसूत्र के अंदर विष्टि का आशय बेगार से लगाया गया है, यानी कि राज्य के अंदर महिलाओं और पुरुषों के माध्यम से उनको बिना वेतन दिए यदि कोई कार्य करवाया जाता तो वो बेगार कहलाता था। ये आपको याद रखना। बेगार विष्टि हुआ करती थी, यानी कि कार्य करवाएंगे लेकिन उस कार्य का आपको वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें ये नाम है भूमि उपज में राजा का भाग। तो साथियों यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं। गुप्त काल के अंदर राजा को 1/6 भाग मिलता था, 6 अंश, और इसी को बोला जाता था भाग, भाग ही बोला जाता था इसको। राजा को एक जनता के द्वारा एक और चीज दी जाती थी, उसको बोला जाता था भोग। भोग दिया जाता था साथियों फल एवं फूल का, फल फूल। यदि किसी किसान के पास फल और फूल होते तो वो राजा को भोग देते, वो भोग कहलाता। राजा को जो फसल का 1/6 हिस्सा दिया जाता उसको भाग कहा जाता था। साथियों किसानों को 2 प्रकार के कर और देने पड़ते थे, एक का नाम था उद्रंग और एक का नाम था ऊपरी कर। उद्रंग कर उन किसानों को दिया जाता था जो किसान स्थायी होते थे, स्थायी किसान देते थे, और ऊपरी कर हैं वो अस्थायी किसान देते थे। था किसानों को ही दिया जाने वाला कर। किसान जो राज्य को कर देते थे वो उद्रंग ऊपरी कर कहलाते थे। इस काल के अंदर एक टेक्निकल टर्म और प्रचलित थी साथियों जो आपको ध्यान में रखनी है, उसका नाम था ब्रह्माद्य,
यानी कि ब्राह्मणों को राज्य के द्वारा दान में जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मोदय बोला जाता था। आपको पता है साथियों, उस काल के अंदर महाअक्सपटलिक और कर्णिक नामक अधिकारी भी होते थे जो इन भूमि दस्तावेज होते थे इनका लेखा जोखा रखते थे। दुर्वा अधिकरण नामक एक अधिकारी हुआ करता था जो यदि इन भूमि विवाद होते तो दो पक्षों के बीच में झगड़े का निराकरण करवाता था। यानी कि यहाँ सवाल उठ के ये आता है कि गुप्त काल के दौरान अर्थव्यवस्था से संबंधित यदि पक्ष आए तो वहाँ किस प्रकार की फसलें होती थी, कैसी कैसी मिट्टियाँ वहाँ पाई जाती थी, किस प्रकार से करों की संरचना थी, उन करों का, उन भूमि अभिलेखों का कैसे लेखा जोखा रखा जाता था। ये सब कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स के साथ याद रखना है। चलिए, बेगार विष्टिका आयसे था बेगार। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के समय, ये मिडाइवल का क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोई यानी कि कृषि विभाग, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, उसकी स्थापना किसने की? चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ सबसे पहले हम साथियों इन तीनों चारों के काल को लिख लेते हैं। 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के तौर पर कार्य किया। फिरोज शाह तुगलक की बात करें साथियों तो ये 1451 से लेके, सॉरी मैं थोड़ा गलत कर पा रहा हूँ, 1451 में तो लोधी आ गए थे, यहाँ हमें देखना पड़ेगा 1351 से लेके 1389 तक ये फिरोज शाह तुगलक रहे थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करें तो 1210-11 से लेके, यानी कि 11 से लेके 1236 तक ये रहे थे। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से लेके 1351 तक इनका कार्यकाल रहा था। समय की बात है, मध्यकाल के सल्तनत के काल। सल्तनत का मतलब 1210 से लेके मुगलों के आने तक 1526 तक दिल्ली के अंदर जो शासन चला वो सल्तनत यानी सुल्तानों का काल था। इस काल में कृषि विभाग की स्थापना करने वाले शख्स का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको सनकी शासक भी बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल कृषि विभाग की स्थापना नहीं की है साथियों, इसके अलावा बहुत सारे अन्य कार्य भी किए हैं। जैसे कि अगर इसके अन्य कार्यों की हम बात करें तो शासक बनने के बाद में इसने 5 परिवर्तन किए। वो 5 परिवर्तन कई बार एग्जामों में भी पूछे जाते हैं और आपको भी याद रखना है साथियों। जैसे कि पहला परिवर्तन उसका था कि उसने किसानों को इस विभाग के माध्यम से सौंदर्य ऋण बांटे, सौंदर्य। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको बंद करवा दिए। सौंदर्य यानी तकाबी ऋण, इनको कृषि ऋण भी बांटा जाता था। इस विभाग के माध्यम से उसने कृषि ऋण किसानों को दोआब के क्षेत्र में बांटे। ये एक बहुत बड़ा कार्य किया था। किसानों का हितैषी मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जो कार्य किया, ये 5 कार्य देख लेते हैं हम साथियों। मैं मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ लिख रहा हूँ एमबीटी के द्वारा पहला कार्य किया गया था दोआब, यानी कि गंगा और यमुना के क्षेत्र में दोआब में कर वृद्धि, कर बढ़ाना। और ये कार्य किया था उसने 1326 में। कई बार एग्जाम के अंदर क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर भी पूछा जाता है कि कौन सा कार्य कब किया था। दूसरा कार्य किया उसने दिल्ली से अपनी राजधानी को बदला, यानी कि राजधानी का परिवर्तन किया और दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी ले गया। तो दूसरा कार्य था इसका साथियों राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन आता है 1327 में, अगली साल ही कर दिया। तीसरा कार्य किया था उसने सिंबॉलिक करेंसी का, यानी कि सांकेतिक मुद्रा बनाई और उस मुद्रा से उसकी पूरी इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गई। ये 1329 की बात है। चौथा कार्य उसने किया खुरासन का अभियान। खुरासन क्षेत्र के अंदर अपनी सेना भेजी, जो कि उस समय उसको नहीं भेजनी थी। खुरासन अभियान। और इसी समय आपको पता है, देखिए अभी डेट आएगी तब ध्यान रखना आप साथियों, 1332 से 34 के मध्य का काल है। जब वो उधर उलझा रहा तब दक्षिणी भारत के अंदर 1336 के अंदर विजयनगर के अंदर हरिहर राय और बुक्कर राय ने संगम के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी, क्योंकि वो खुरासन और नंबर 5 में कराची अभियान। इन 5 कार्यों के लिए ये माना जाता है कि ये उसके लिए
अभिशाप साबित हुए। ये भी 1332 से 36, ये दोनों 34 दोनों साथ साथ ही थे। ये 5 कार्य इसने किए थे। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। ये पांचों के पांचों कार्य समय से पहले इसका जो बोलते हैं कि ये इस समय के लिए प्रासंगिक नहीं थे, मध्यकाल के लिए। दुआ में कर वर्दी करना, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान और कराचल अभियान आपसे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो साथियों, इसने जो दिल्ली सल्तनत के लिए जो सबसे बड़ा कार्य किया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो इसने जीतल एवं टंका मुद्राएं चलाई। पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। टंका की बात करें तो ये चांदी का था, और अगर जीतल की बात करें तो ये तांबे का था। तांबे और चांदी के सिक्के शुद्ध अरबी शैली के अंदर सबसे पहले भारत में चलाने का कार्य मोहम्मद बिन इल्तुतमिश ने किया, और जिसने 40 अदल की भी स्थापना की थी, और भी बहुत सारे कार्य किए थे। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो साथियों, उन्होंने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के दीवान ए बंदगान इसलिए चर्चाओं में है, बंदगान बोला जाता था गुलामों को, यानी कि ये गुलामों का विभाग था, गुलाम विभाग था। और बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि उसके कार्यकाल में 1.80 यानी कि 1,80,000 गुलाम थे। 1.8 लाख गुलाम, इतने ज़्यादा गुलाम इसके कार्यकाल में थे, और वो गुलामों से घिरा रहता था। हालांकि उन्होंने गुलामों के माध्यम से अपने राजधानी के आसपास बहुत सारे कार्य भी किए। हालांकि इन्होंने बहुत सारे दीवान इस्ताक भी स्थापित किया था, जो वृद्धावस्था में जो पेंशन है उनके लिए कार्य करता था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी इन्होंने स्थापना की थी, जिनके माध्यम से बहुत सारी नहरों का कार्य किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकाल के अंदर एक विभाग स्थापित किया जिसका नाम था दीवान ए रियासत साथियों। और दीवान ए रियासत के माध्यम से इसने क्या किया, इसने व्यापारियों एवं बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया। एवं बाजार पर नियंत्रण के लिए ये विभाग स्थापित किया था कि यदि कोई व्यापारी और बाजार के अंदर अव्यवस्था पैदा कर रहा है तो इस विभाग के अधिकारी उसके ऊपर नियंत्रण रखते थे। और इसने एक और विभाग स्थापित किया जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। ये आपको याद रखना है कौन से ने कौन सा विभाग स्थापित किया। दीवान ए मुस्तखराज का मतलब ये था कि यदि किसी के ऊपर कोई राजस्व अंकित किया गया और वो राजस्व चुका नहीं रहा है तो इस विभाग के अधिकारी बकाया राजस्व की वसूली के लिए जाते और उसके पास जितना भी जो कुछ राजस्व के लिए मूल्य होता, मूल्य की जो वस्तुएं होती उनको लेके आ जाते। यानी कि ये क्वेश्चन मध्यकाल के दौरान, सल्तनत के दौरान कौन से विभाग की स्थापना किसने की है उससे रिलेटेड था। एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं इसी प्रकार के सवाल। हालांकि ये इजी दिख रहा है आपको, लेकिन इतने सारे एक साथ याद रखना जब प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। यहाँ हम 4 ऑप्शन हैं, ए क्लाइव, बी सर आयरकुट, सी मेजर मुनरो और डी हेक्टर मुनरो नहीं मेजर मुनरो और मेजर यॉर्क। यहाँ हम इसके आंसर की तरफ जाएं उससे पहले आधुनिक भारत का ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा यहाँ जो वर्ड है, वो जो शब्द है वो है साथियों बक्सर। बक्सर को हम बहुत ही ध्यान से देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध साथियों, भारत के इतिहास में जो कार्य प्लासी ने अधूरा छोड़ा था वो कार्य बक्सर ने पूरा कर दिया, ऐसी एक प्रचलित धारणा है क्या ये बक्सर। साथियों बक्सर वर्तमान में आरा जो कि बिहार के अंदर है वहाँ पे स्थित एक जगह है, और इस जगह के ऊपर 1764 के अंदर अक्टूबर 1764 में 23 अक्टूबर 1764, कई किताबों में 24 अक्टूबर भी है, तो 23 अक्टूबर 1764 के अंदर 2 पक्षों के बीच में युद्ध लड़ा गया। एक पक्ष थे उसमें 3 लोग थे एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में एक थे अंग्रेज, और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व करने वाला वो हम इन 4 में से कोई एक था, इसकी चर्चा करेंगे अभी। लेकिन 3 कौन थे, उसमें थे शाह आलम सेकंड जो कि भारत का मुगल बादशाह था, शाह आलम सेकंड।
अगर हम बात करें अवध के नवाब की तो एक था अवध नवाब, और एक बात करें अवध नवाब की बात करें तो उस समय था शुजाउदौला। और अगर हम बात करें बंगाल नवाब की तो उस समय बंगाल का जो नवाब था साथियों, नवाब उसका नाम था मीर कासिम ने इन तीनों का संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। ये था मुगल बादशाह। ध्यान से समझना साथियों, यहाँ से खूब सारे तथ्य निकलेंगे। यानी कि बक्सर की लड़ाई में एक तरफ मीर कासिम के माध्यम से 3 लोगों ने एक गुट बनाया और दूसरी तरफ थे अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था मेजर मुनरो साथियों। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा मेजर मुनरो। और बक्सर की लड़ाई में ये तीनों के तीनों मेजर मुनरो के माध्यम से हार गए। हारने के बाद में क्लाइव जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ था, ये क्लाइव जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ था, प्लासी युद्ध जो 1757 में हुआ बंगाल के नवाब के खिलाफ, इस क्लाइव ने 1765 में 64 में हो रहा है, अगस्त 1765 के अंदर 2 संधियां की जो इतिहास में कहलाती है। वापस आ गया क्लाइव जो प्लासी युद्ध के बाद इसके ऊपर आरोप लगे कि ये बंगाल के जो नवाब हैं या बंगाल के जो शासक हैं इनके माध्यम से खूब सारी रिश्वत लेके धन इकट्ठा कर रहा है, तो इसको वापस लंदन भेज दिया गया। लेकिन बक्सर युद्ध के पश्चात इसके अनुभव को देखते हुए क्लाइव को वापस बंगाल भेजा गया। ये बंगाल वापस आता है और 1765 में 2 संधियाँ करता है जो कहलाती है इलाहाबाद की संधियाँ। आपको बता दें ये इलाहाबाद की संधियाँ ये एक नहीं करता है, 2 करता है, 2 लोगों के साथ करता है। पहली संधि करता है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी करता है 16 अगस्त 1765 को साथियों। 12 अगस्त 1765 को ये जो संधि करता है जिसके साथ करता है वो है मुगल बंगाल नहीं है ये, एक बार आपको ध्यान रखना, ये यहाँ बादशाह है, ये यहाँ पे जो वर्ड आएगा ये मुगल बादशाह आएगा, सेल्फ अंडरस्टूड है ये। तो ये एक तो करता है मुगल बादशाह के साथ, पहली संधि मुगल बादशाह के साथ करेगा और मुगल बादशाह को संतुष्ट करने के बाद में दूसरी संधि है वो करेगा अवध नवाब के साथ। देखिए तीसरी संधि नहीं कर रहा है, यानी कि मीर कासिम फिर नेपाल की तरफ भग गया हार के। मीर कासिम के साथ कोई संधि नहीं है, हारे हुए दोनों के साथ संधि है और उसको पता है कि 12 अगस्त की जो संधि कर रहा है उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेज अधिकारी क्लाइव अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ अवध के आसपास के 2 उपजाऊ क्षेत्र मानिकपुर कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह को दे देता है। मुगल बादशाह से क्षेत्र की दीवानी अधिकार लेने के बाद ये 2 क्षेत्र दे देता है और 16 अगस्त को अवध के नवाब से संधि करके अवध राज्य को बिल्कुल ही कमज़ोर कर देता है। बनारस के जो जागीरदार है बलवंत सिंह को और ज़्यादा मजबूत करता है ताकि जब भी समय मिले अवध का जो नवाब है अगर अपना सिर उठाए तो उसको दबाया जा सके। यानी कि इलाहाबाद की संधियाँ भी बक्सर के युद्ध से रिलेटेड है। क्लाइव का भी बक्सर के युद्ध से इनडायरेक्टली रिलेशन है क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद जो संधियाँ हो रही है वो क्लाइव के नेतृत्व में ही हो रही है और मेजर मुनरो का तो पूरा है ही। अब यहाँ इनका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं एक साथियों जो है सर आयरकुट है। वो 1760 के अंदर ही भारत में एक युद्ध हुआ है जिसको बोला जाता है थर्ड कर्नाटक युद्ध। आधुनिक भारत के अंदर जो कर्नाटक युद्ध है साथियों, ये युद्ध 2 शक्तियों के बीच में हुए हैं। एक तरफ तो है अंग्रेज और दूसरी तरफ है साथियों फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में यूरोप के अंदर जो शत्रुता थी, उसी शत्रुता के कारण जब जब ये यूरोप के अंदर उलझते थे उसी समय ये भारत के अंदर भी उलझ जाते थे। इस प्रकार के श्रृंखलाबद्ध 3 युद्ध हुए हैं, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। कर्नाटक थर्ड वार के दौरान जो 1757 से लेके 1764 तक चला, इस दौरान एक जगह थी वांडीवास और उस वांडीवास वाले युद्ध के अंदर इस मेजर आयरकुट जो अंग्रेज अधिकारी था, इसने वसेज एक लाली
जो फ्रेंच अधिकारी था, फ्रेंच सेनापति था, उसको हरा दिया और फ्रेंच सेनापति का जो शायक था बुशी, इसको गिरफ्तार करके हैदराबाद ले आया, उसको कैदी बना लिया इसने। और इस वांडीवास युद्ध के बाद में फ्रेंच शक्ति भारत के अंदर बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई और 1761 के अंदर पांडिचेरी के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आयरकुट का भी वांडीवास के युद्ध जो उसी काल में लड़ा गया है योगदान है, क्लाइव का प्लासी के युद्ध में है, मेजर मुनरो बक्सर के युद्ध में। तो इतिहास की घटनाओं को इस प्रकार से आपको एक तरीके से गूंथ के कोरिलेट करके तैयार करना है ताकि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आप वहाँ उसको सही कर सको। आशा है कि मेजर मुनरो वाला कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान जो वैश्विक महामारी का दौर है, इस दौरान इस प्रकार की संस्थाएं काफ़ी काम आ सकती है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1911 डेट सोशल सर्विस लीग यानी कि SSL सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? ये स्थापना है साथियों, स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता के लिए नवीन नई जीवन व्यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध करवाना था। यानी कि यह सीधा सवाल है कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, महादेव गोविंद रानाडे ने की है, नारायण मल्हार जोशी ने की है, श्रीनिवास शास्त्री ने की है। आपको बताना है कि किसने की। तब तक हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं ये, आपको ये ध्यान रखना है। चलो हम इन उपमाओं से आगे बढ़ते हैं। ये उदारवादी दल के सदस्य हैं और 1905 के अंदर इन्होंने एक दल की स्थापना की जिसका नाम है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले बंगाल विभाजन के पश्चात जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी दौरान स्वदेशी आंदोलन की जो थीम थी उसको ग्रामीण जीवन तक ले जाने के लिए इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ, यानी भारत के जो नौकर यानी भारत के जो सेवक हैं वो आम लोगों को इन्होंने माना है। महादेव गोविंद रानाडे है, ये भी उदारवादी नेता है। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, महादेव गोविंद रानाडे का भारत के जो कांग्रेस नेता हैं इनके अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको जस्टिस नाराडे भी बोला जाता है। इन्होंने प्रार्थना समाज की भी स्थापना की थी साथियों, उनके संस्थापक सदस्य थे और इनको जस्टिस रानाडे भी बोला जाता है। यानी कि आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है कि कौन से शख्स ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या योगदान दिया है। यहाँ आप तीसरे उभर के आते हैं नारायण मल्हार जोशी, यानी कि NM जोशी, और यही SSL के संस्थापक है। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा NM जोशी ने इसकी स्थापना की है साथियों। कौन है NM जोशी? NM जोशी भारत के अंदर बाद में 1920 के अंदर एक संघ की स्थापना हुई है जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये एटक के ये संस्थापक सदस्य है। आपको पता होना चाहिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की है एटक। इनके सहयोगी उस समय थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, बता दें आपको। यानी कि ये भारत के अंदर ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े नेता उभरे थे जिन्होंने एटक की स्थापना भी की है लाला लाजपत राय के साथ मिलकर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बाद में एटक से इनका नाता टूट गया तो 1931 में इन्होंने एटक की जगह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। आपको बता दें सोशल सर्विस लीग के माध्यम से वॉलेंटियर तैयार किए जाते थे। इस SSL के माध्यम से वॉलेंटियर्स तैयार किए जाते थे। जो वॉलेंटियर्स क्या काम आते थे, उस काल के अंदर बहुत सारे फेमाइंस पड़ते थे, अकाल बहुत ज़्यादा होते थे। तो अकाल के दौरान
अकाल राहत कार्यों के अंदर इनके तैयार किए हुए यूआई काम आते थे। उस समय बहुत सारी फ्लड्स आ जाती थी, बाढ़ आती थी महाराष्ट्र वाले एरिया में, तो फ्लड्स के अंदर सहयोग करते थे। यदि किसी भी प्रकार की और एपिडेमिक आ जाती, महामारी आ जाती, तो उस दौरान ये यूज की, अभी जैसे कोरोना महामारी है उस टाइप की स्थिति होती है, तो ऐसे लोग सोशल सर्विस लीग वाले कार्य करते थे। तो इस कार्य के लिए नारायण मल्हार जोशी ने SSL की स्थापना की थी। सवाल उठता है कि जो हमने ये चर्चाएं की, श्रीनिवास शास्त्री भी दक्षिणी भारत के अंदर एक बहुत बड़े नेता थे जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पचिनों पर चले और लिबरल पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 के अंदर, जिसके सत्यपाल किचलू, MN जयकर, श्रीनिवास शास्त्री और सुरेंद्रनाथ बनर्जी सदस्य रहे थे। उन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये जो 4 नेताएं थे, आपको जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो इन नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या योगदान दिया है, कोई पुस्तक लिखी है, कोई लेटर निकाला है, किसी दल की सदस्यता ग्रहण की है, कहीं पे अध्यक्षता की है, कोई मांग प्रस्तुत की है अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर कहीं पर कोई हथियार उठाए हैं, ये जानकारियाँ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमने सोशल सर्विस लीग के माध्यम से नारायण मल्हार जोशी के जो कार्य वो देखा और एटक की स्थापना तक लेके आ गए। आशा है कि SI के पेपर में ये जो 5 क्वेश्चन थे आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ, बहुत ही सरलता के साथ कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपके क्लियर हो गया होगा कि हमें अब इतिहास को किस प्रकार से देखना है। आगे भी KCT 2, 3, 4 जो SI के होंगे उनमें हम और अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपके साथी हैं जो RS की, SI की, रीट की और पटवार की तैयारी कर रहे हैं, उनको कलाम चैरिटी टेस्ट के बारे में एक बार ज़रूर बताइए। अगर वो आपके आसपास है तो ये क्लास देखने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आगे की जो 3 टेस्ट है उसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन खुले हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपका कोई मित्र सीरियस तरीके से तैयारी कर रहा है और कलाम चैरिटी टेस्ट की इस मुहिम में अपना सहभागी होना चाहता है, कलाम एकेडमी के इस प्रयास में अपना कुछ योगदान देना चाहता है कोरोना पीड़ितों को, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाए और आगे के जो 3 टेस्ट है उन टेस्ट में संपूर्ण सिलेबस के साथ तैयारी करें और अपनी तैयारी को, अपनी जो ये आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपने मूल्यांकन के माध्यम से देखें कि आप कहाँ हैं अभी तक। हमें आशा है कि आप इस मुहिम में सहयोगी बनेंगे और अपनी तैयारी को भी परखेंगे। मिलेंगे जो KCT 2 SI होगा उनमें इतिहास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू।